हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। किसके बारे में? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए सिंपल कुछ टर्मिनोलॉजी को है जो आपको बहुत आराम से समझने की जरूरत है। एक टर्म होता है हीट, एक टर्म होता है वर्क और एक टर्म होता है टेम्परेचर, ठीक है। तीनों टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक हीट है, एक वर्क है और एक क्या है? टेम्परेचर। ओके, तो पुराने लोगों का ये मानना ये था कि हीट जो है, ठीक है, किसी बॉडी के रहने वाली क्या है, किसी बॉडी के अंदर जो उसके वॉइड्स हैं उसमें रहने वाली कोई पर्टिकुलर फ्लूइड, ठीक है, कोई लिक्विड टाइप के है, कोई गैसेस टाइप के, क्या है, एनर्जी है, ठीक है। ये पहले लोगों का ये मानना था। जो क्या होता है, जिसके अंदर टेंडेंसी होती है किसी हायर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर फ्लो करने के बारे में, ठीक है। हायर बॉडी से कोल्डर बॉडी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब एक कोई बॉडी को गर्म करते हैं, अगर एक साइड से हमने गर्म किया तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करने, हायर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर, ठीक है। ये एक लोगों का ये मानना था। लेकिन ओके, जैसे जैसे क्या हुआ, समय बीतने लगा, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतने लगा लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझ में आने लगा। फिर क्या बोलते हैं, जूल्स एंड थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ कि हीट कोई बॉडी के रहने वाली कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है कि उसको आप इनक्लोज करके रखें। हीट जो है कोई हमेशा के हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी जैसे कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करने वाली चीज नहीं है। हीट क्या है? किसी भी बॉडी के रहने वाली इंटरनल प्रॉपर्टी है। ओके, ये कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी भी फ्लो कर सकती है। और हीट को समझने के लिए, ध्यान समझिएगा, हीट को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसके लिए हम लोग जानते हैं वर्क। क्या होता है? वर्क होता है। हीट और वर्क आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटेड है। जैसे कि सपोज कीजिए ठंडे के दिन में जब हमें अपने हाथ में ठंड हो जाता है तो हाथ को हम क्या करते हैं? रब करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो हमारे, आप अभी भी देख सकते हैं, अपने हाथों को जब रगड़ते हैं, पाम को क्या कहते हैं? रगड़ते हैं। तो हमारा द्वारा जो वर्क किया वो हीट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये जो आपने वर्क किया है उससे हीट हो रहा है। ओके, इससे क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपको हाथों को रगड़ने से आपने वर्क किया और वहां पे रहने वाले एयर मॉलिक्यूल्स में क्या हो, थोड़ी सी हीट जनरेट हो गई। तो यहां से कहने का मतलब है कि हीट और वर्क, आपने वर्क किया तो हीट आया और हीट से वर्क भी हो सकता है। यानी हीट और वर्क आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज रिलेट हो सकते हैं। ओके, और एक टर्म, तीसरा जो टर्म आता है वो टर्म है टेम्परेचर। तीसरा जो टर्म आता है वो टर्म क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर की टेंडेंसी है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, टर्म जो मैं लिखना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है, टर्म क्या है आपका? है टर्म है टेम्परेचर। ओके, तो जो टेम्परेचर नाम का टर्म है ये बताता है, एक्चुअली ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितना हॉट, आप बचपन में डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई भी बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसको मेजरमेंट या उसके बारे में बताने के लिए हम टर्म यूज करते हैं टेम्परेचर का। ओके, जैसे कि अगर किसी का टेम्परेचर, ठीक है, 200 केल्विन है, ओके, तो ये हमें अभी तो नहीं बता रहा है कि ये गर्म है या ठंडा है। तो बेसिकली टेम्परेचर हम बता रहे हैं कि ये अगर टेम्परेचर 200 केल्विन है तो अगर हम किसी से कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए 20 केल्विन से, तो ये इससे 180 केल्विन क्या है? बड़ा है। तो ये एक रिलेटिविस्टिक टर्म है, ठीक है, ये कभी भी इंडिपेंडेंट टर्म नहीं हो सकता। ये एक क्या है? रिलेटिव टर्म है जो हमें बता रहा है कि कोई बॉडी किससे कितना गर्म है, किसके अंदर हीट रखने की एबिलिटी क्या है? ज्यादा है, और किसके अंदर हीट रखने या वर्क करने की एबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो उसको बताने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसका नाम क्या है? टेम्परेचर। ओके, मैंने आपको हीट बताया, हीट और वर्क आपस में इक्विवेलेंट है। तो हम तो पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो टर्म बना है थर्मो प्लस डायनेमिक्स से बना हुआ है। ओके, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, और थर्मो का वर्ड, थर्मो वर्ड किससे आया है? थर्म वर्ड से आया है। और थर्म वर्ड यहां पर किस वर्ड से बना हुआ है? हीट से बन सकता है, हीट और वर्क। ओके, हीट और वर्क। ओके, और जहां पर हीट वर्क आएगा वहां पर टेम्परेचर का टर्म भी आएगा, टेम्परेचर का क्या आएगा? टर्म भी आएगा। यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट और वर्क का
हीट, वर्क और टेम्परेचर। बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हीट एंड टेम्परेचर उसकी एक नोशन है, उसकी एक थ्योरी है। हीट और टेम्परेचर का आपस में किस तरह से रिलेशन है, आपस में एक दूसरे का हीट और वर्क का भी कैसे करके इंटर कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन, सॉरी कन्वर्सेशन बोल रहा, इंटर कन्वर्जन जो होता है हीट और वर्क का आपस में इंटर कन्वर्जन, हीट का जो फ्लो होता है, ठीक है, उसी की स्टडी को क्या कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो यू कैन से थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द हीट एंड द टेम्परेचर एंड देयर इंटर कन्वर्सेशन इन द सिस्टम। ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको बेसिकली पढ़ने मिलेगा। ओके, और कुछ बातें आपको ध्यान में रखने वाली बात है, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सिंगल आइडेंटिटी पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है, एक आपकी बल्क प्रॉपर्टी है। बल्क प्रॉपर्टी का मतलब आप समझते होंगे, बल्क प्रॉपर्टी मतलब होता है एक बड़े ग्रुप में होने वाला प्रॉपर्टी है। यहां सिंगल पार्टिकल के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, यहां पर एक बड़े ग्रुप के होने वाला पार्टिकल है, यानी एक तरह का क्या है, बल्क प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने की बल्क प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसके बाद आपको एक चीज रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान समझिएगा, थर्मोडायनेमिक्स जो है काफी ज्यादा, ये थर्मोडायनेमिक्स में समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बॉडी के, चूंकि ये बल्क प्रॉपर्टी है तो ये किससे डील करता है, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ठीक है, ध्यान समझिएगा, चूंकि ये बल्क प्रॉपर्टी है, बल्क प्रॉपर्टी मतलब होता है कि लार्ज क्वांटिटी में होने वाली चीजों पर डिपेंड, ये पूरे के पूरे लार्ज अमाउंट पे डिपेंड करता है, स्मॉल अमाउंट पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप गैसेस या फ्लूइड्स के सेंस में काम करेंगे। तो बल्क प्रॉपर्टी है तो ये माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स पे काम करता है, यानी माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपका एक टर्म आता है, आपने सुना होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, इन सब चीजों से डील करते हैं। इसके बाद आप सुनते होंगे एक केमिस्ट्री में बहुत, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जो है वो इन थर्मोडायनेमिक्स में ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो है जो आपको कंटिन्यूअसली सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किस चीज से डील करता है, थर्मोडायनेमिक्स में आप चीजें। ठीक है, इसको एक और चीज से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई बुलेट क्या किया, फायर किया। ठीक है, आपने बुलेट क्या किया, फायर किया, तो बुलेट की क्या पास है, कुछ उसके पास, आपने फायर किया तो बुलेट के पास ऑलरेडी कोई काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हुआ कि बुलेट जाके रुक गया, तो वो बुलेट का रुकना वो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, बुलेट का वहां जाकर रुकना, लेकिन उसी बुलेट का जब वो किसी लकड़ी के से जगह टकराता है और उससे कुछ उसका एनर्जी जो होती है, उसकी कुछ एनर्जी जो उसने वर्क किया है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसने जो वर्क डन किया है वो पूरी की पूरी उसके हीट में कन्वर्ट हो गई, तो वो भी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है। यानी वहां जो वर्क किया गया है वो किसमें है, वहां पे हीट है, हीट पे कन्वर्ट हो रहा है। वो डिपेंड करता है बुलेट के अंदर उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, उस बुलेट का मास कितना है, और भी अदर फैक्टर पे, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, तो उन सभी बातों पे डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है, वही सब स्टडी जो कहलाता है। वहां पे देख रहे हैं, वहां पे जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो वो भी एक तरह का क्या है, थर्मोडायनेमिक्स ही है। ठीक है, और वहां पे एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी चेंज हो रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, बुलेट के अंदर में एक पार्टिकल की क्या एनर्जी चेंज हो रही है डजंट मैटर, उस बुलेट के अंदर जो पूरा का पूरा बुलेट के टेम्परेचर में चेंज है पूरा होल में। ठीक है, पूरा का पूरा होल प्रॉपर्टी, यहां पर एक वर्ड यूज कीजिएगा कि होल। ठीक है, यानी जो बल्क प्रॉपर्टी है मतलब ये होल में देखने को मिलता है, पूरे के पूरे एक एक पार्टिकल्स में देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स होल चीजों से डील करता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, और ये होल्स एक्चुअली काम स्टार्टिंग करेगा, लेकिन आपको प्रॉपर्टी किसमें देखने को मिलता है, होल में देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऐसे बहुत सारी चीजें बताई हुई है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक्स का मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तब तक आप चाहे तो इसको एक नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम को कैसे करके समझते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक चीज मैंने आपको बताया कि अब हम लोग कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें आती है, बट याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कोई जीरोथ लॉ, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, उसके टेम्परेचर स्केल्स आते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, इक्वेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में समझते हैं। इनफैक्ट अब जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं वहां पर और भी बहुत सारी चीजें आने लगती है, जैसे कि वहां पर थर्मोडायनेमिक्स में आप थोड़े लार्ज स्केल पे चीजों को पढ़ने लगेंगे, और वहां पर थर्मोडायनेमिक्स कम आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अलग से मिलेगा, जहां पे आप मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक, बोस-आइंस्टीन
स्टैटिक्स के बारे में समझेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजों को वहां पे डिस्कस किया जाएगा। बट यहाँ पे हम उन सब चीजों को डिस्कस ना करके टू द पॉइंट जो बात आपके लेवल पे है उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है वो है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम क्या होता है ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम अगर हम मैकेनिक्स के संदर्भ में बोलते हैं, जहां पर न्यूटन्स मैकेनिक्स की बात किया जाता है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम जब हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो वहां पर हमारे पास दो इक्विलिब्रियम के लिए टर्म बनते थे। एक होता था रोटेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते थे तो वहां पर नेट टॉर्क 0 होता था। दूसरा होता था अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0। और जब ये दोनों सिस्टम में एक साथ मौजूद रहते थे तो उस पूरे बॉडी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते थे। ओके, ये इक्विलिब्रियम का मैकेनिकल के सेंस में, मैकेनिक्स के सेंस में था। बट थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में अगर हम बातें करते हैं, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप एक बार डेफिनेशन को खुद से एक बार पढ़ ले, ठीक है, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने क्या लिखा हुआ है, अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट इफ द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल दैट कैरेक्टराइज द सिस्टम डू नॉट चेंज इन टाइम। ठीक है, मतलब अ स्टेट ऑफ द सिस्टम, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, सिस्टम वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, सिस्टम, सिस्टम मतलब होता है, यहां पे याद रखिएगा, जैसे कि आपने एक कंटेनर ले लिया और उसमें हमने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ा होगा, ये पिस्टन है। ओके, और इसके अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए। ठीक है, जनरल केस में हम आइडियल गैसेस को लेते हैं। ठीक है, जनरल केस में हम लोग क्या लेते हैं, आइडियल गैस, बट इसके अंदर रियल गैस भी होता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या अंतर है। ठीक है, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो कभी कोई सिस्टम, जैसे कि ये एक सिस्टम है और इसके बाहर में जो सराउंडिंग आपको देखना, ये जो बाहर में, इसके बाहर में जो वो क्या होता है, वो उसकी क्या कहलाता है, सराउंडिंग। ओके, तो सिस्टम ये है जिसपे हम वर्क करने वाले हैं, जिसपे हीट का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, हीट यहां से एक्सचेंज होगा, तो वो कहलाता है सिस्टम। ठीक है, जिसमें पिस्टन को हम दबा के प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। ओके, अब सिस्टम में क्या आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसपे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सराउंडिंग दोनों आता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम की बात अगर हम समझ रहे हैं, तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम, कोई भी स्टेट, जो स्टेट का सिस्टम का स्टेट है, ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में कब कहेंगे, जब उसके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल, मैंने अभी बताया माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल में क्या था, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म जो आते हैं जो उस सिस्टम को डिफाइन करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, डू नॉट चेंज इन टाइम या चेंज विद टाइम, जो टाइम के साथ अगर वो चेंज ना हो, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम लोग किस में कहते हैं, इक्विलिब्रियम में कहते हैं। ओके, या फिर आप इसको कह सकते हैं पूरी तरीके से, हम उस पूरे सिस्टम को कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसको, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है और इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर क्या है T। तीन वेरिएबल्स हैं, तीन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल का यूज किया, और ये टाइम के साथ, और इसको हमने इस तरीके से सिस्टम पूरा आइसोलेटेड है, मतलब बाहर से कुछ नहीं, बाहर से कुछ अंदर नहीं जा रहा, अंदर से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये सिस्टम में ना प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, किस सिस्टम में आ गया है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम आ गया, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम है। ओके, तो ये आपका इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन होता है। ओके, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम को हम लोग कितने हिस्सों में बांट के समझते हैं। ठीक है, एक आपका होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और एक आपका होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ही समझेगा, क्योंकि थर्म वर्ड आया तो टेम्परेचर वर्ड आया होगा, तो इसका मतलब कि जब सिस्टम में रहने वाले प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में जब इस क्वांटिटी की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, जब इस पूरे सिस्टम का, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, तो हम उस सिस्टम में क्या, यानी इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर T2 है, या फिर इन दोनों का टेम्परेचर T1 और T2 एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में बैलेंस किए हुए, टेम्परेचर दोनों में क्या है, बैलेंस है, तो हम लोग उसको कौन सी इक्विलिब्रियम में कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है
कि जहां पे टेम्परेचर सिस्टम टाइम के साथ उसका चेंज ना हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैकेनिक्स की भाषा में बात करते हैं तो यहाँ प्रेशर का टर्म आएगा। प्रेशर समय के साथ इसमें, ठीक है, यानी प्रेशर इसमें चेंज ना हो टाइम के साथ, तो उसको हम लोग कह सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ओके, और इसका मतलब मैकेनिकल में इसमें नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, टाइम के साथ प्रेशर सिस्टम में चेंज नहीं होता, कांस्टेंट प्रेशर में। ठीक है, और एक तीसरा टर्म आया है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जब हम बातें बोलते हैं तो यहां पर बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केमिकल कंपोजिशन। सपोज कीजिए इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पार्टिकल्स के केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले थे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले अभी भी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कभी कोई चेंज नहीं आता है, तो हम लोग उसको किस सेंस में कहते हैं? पूरे सिस्टम और सराउंडिंग के अगर मिला के जो पूरा केमिकल कंपोजिशन टाइम के साथ बदलाव नहीं देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। और जब ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं तो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। हो सकता है इनमें से दो सेटिस्फाई करे, एक ना सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी टाइम के साथ आप इन पैरामीटर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम के टर्म। अच्छा, इसमें से दो टर्म और आपको समझने हैं। ठीक है, इसमें से एक और याद रखिएगा, एक टर्म आता है एडियाबैटिक वॉल और एक आता है डायथर्मिक वॉल। ठीक है, इन दोनों वॉल में थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है, एडियाबैटिक वॉल मतलब यहां पर होगा, याद रखिएगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। अगर आपने पिस्टन को यहां पे फिक्स किया और यहां पर ऐसी दीवारें बना दी कि इसमें से ना हीट का लेना और हीट का देना, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, तो हम उस तरह की दीवारों को कौन सा बोलते हैं? एडियाबैटिक वॉल। और डायथर्मिक वॉल में क्या होता है? यहां पर क्या होता है? एक ऐसी दीवार है जहां पर एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होता है? अलाउड होता है। ठीक है, यानी अगर ऐसा हुआ कि ये दीवार से हीट आ सकता है, हीट जा सकता है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? उसको डायथर्मिक वॉल करेंगे। सपोज कीजिए आपके अपने घर में है और ये घर पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ है और आपने ऐसी दीवार बनाई कि बाहर से हीट नहीं आ रहा है ना जा रहा है, तो आपकी दीवारें क्या है? एडियाबैटिक वॉल्स कहलाएगी। और अगर ऐसा हुआ कि दीवार के थ्रू हीट का आना जाना लगा हुआ है, ठीक है, तो भैया जैसे कि होता है गेस्ट आते जा रहे हैं, तो उसको किस कैटेगरी में डालते हैं? डायथर्मिक वॉल की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब जो इंपॉर्टेंट लॉ है, आप देख सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखिए, इसको एक्चुअली R.H. फाउलर के द्वारा सबसे पहले प्रपोज किया गया था और यही वो थ्योरी है, ध्यान समझिएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वो थ्योरी है जिसने सबसे पहला किसका कॉन्सेप्ट रेडी किया था? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट रेडी किया था। ठीक है, किसका टेम्परेचर कॉन्सेप्ट रेडी किया था? टेम्परेचर का। बट वो हमारा डिस्कशन का यहाँ सेंटर नहीं है। आपसे सिर्फ अगर पूछा जाता है कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो जीरोथ लॉ से कैसे हुआ, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके बारे में किसी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल है कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जीरोथ लॉ से मिलता है। ठीक है, अब जीरोथ लॉ क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। पहले मैं एक आपको एक डेफिनेशन पहले बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इस लॉ के अनुसार अगर कोई दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है विथ द थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर कोई दो सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, दैट मींस उनके टेम्परेचर क्या होंगे? सेम है। ठीक है, तो वो दोनों बॉडी जो इंडिविजुअल किसी दूसरे बॉडी के साथ थर्मल, वो आपस में भी क्या होते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अगर ए है, बी है और सी है, तीन आदमी है। ठीक है, अगर ए की उम्र, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सी रख लीजिए और यहाँ पे क्या रखिए? बी, यहाँ पर बी रख लीजिए, हालांकि कोई फर्क नहीं। कहना चाहता है कि अगर ए और सी की उम्र समान है, बी और सी की उम्र समान है, तो डेफिनेटली ए और बी की भी उम्र समान होगी। तो लॉजिक वाली बात है, सिंपल से। ए और सी की एज अगर समान है, बी और सी की उम्र समान है, तो ए और बी की भी उम्र, तो इसी को कहते हैं वहां पे उम्र का इक्विलिब्रियम, एज का इक्विलिब्रियम, बट यहाँ पर टेम्परेचर के साथ है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक सिस्टम है सी, ये सिस्टम ए और ये सिस्टम बी। हम ए और बी को किस में से अलग कर रहे हैं? सपोज कीजिए एडियाबैटिक वॉल से।
और मैंने अभी आपको बताया एडियाबैटिक वॉल में हीट का कभी एक्सचेंज नहीं हो, यानी ये अपना अलग सिस्टम इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा, ये अपना अलग इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा। और यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं डाइथर्मिक वॉल, ठीक है। डाइथर्मिक वॉल मतलब यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल। तो अब समझिए इसका टेम्परेचर TA था, इसका टेम्परेचर TC था, और इसका टेम्परेचर क्या था TB। ओके, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा कि TC इसका सिस्टम का टेम्परेचर, TA इसका टेम्परेचर, TB इसका टेम्परेचर है। तो अगर ये बॉडी, ध्यान समझिएगा, हीट का आपस में एक्सचेंज होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, तो थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि टेम्परेचर ऑफ TC और TA दोनों क्या हो गया, एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। ये जब TC और TA दोनों सेम हो जाएगा, द बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी इनमें हीट का एक्सचेंज हुआ, TC और TA सेम हो गए। सिमिलरली इन दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दैट मीन TC और TB क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी हम कह सकते हैं कि A और B जो है वो थर्ड सिस्टम के साथ आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब क्या करना है, इस वॉल को हटाइए, यहां पे अब रख दीजिए एडियाबैटिक, ठीक है। अब यहां पे रख दीजिए कंडक्टिंग। तो ध्यान से समझिएगा, इसका टेम्परेचर TC है, इसका टेम्परेचर TA है, और इसका टेम्परेचर TB है। बट अब जब थर्मल इक्विलिब्रियम हमने वहां सेट कर दिया, तो इसका मतलब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब ये और ये भी सेम है। तो इसका मतलब अगर आपने कंडक्टिंग वॉल लगाया भी है तो इस बार हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि हीट के एक्सचेंज के लिए, क्योंकि ये दोनों पहले से टेम्परेचर सेम हो गए हैं, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट का एक्सचेंज तभी हो सकता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। तो यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस ही देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम यही कहना चाहते हैं, डेफिनेशन को पढ़िए जीरोथ लॉ में, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू सिस्टम आर इन थर्मल, ये दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ, A और B किसी तीसरे के साथ क्या थे, थर्मल इक्विलिब्रियम में थे। तो वो जो दोनों सिस्टम होंगे सेपरेटली और इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अगर मैं बताना चाह रहा हूं, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, जब आप इसको हटा दिएगा तो दोनों सेम हो जाएगा, इसमें हीट का फ्लो नहीं देखने को मिलता है। तो दैट ये सजेस्ट करता है कि ये दोनों बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, और यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। ओके, तो ये जीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट आपको शायद आई होप कि आपको यहां से समझ में आ गया होगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।